जब खाने को कुछ नहीं बचता था तो घर से नहीं बोलना, घर को नहीं बताना, बस नमकीन खाओ, पानी पियो और सो जाओ। ऐसी चीज़ों के साथ डील करते करते एक उस समय जुनून बन गया था कि पैसा कमाना है। शादी जैसे हुई हमारी तो ये समझ में आया कि देयर इज़ अ मेंटल अब्यूज़ हियर। एक छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो टॉर्च की लाइट भी बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई। जब स्कूटी उठाकर उस पर बैठे हैं तो एक साथ ऐसे लगा कि 1000 पिन्स किसी ने पेट में चुभा दिए, इतना दर्द था। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा देखा, पूरा वाइट था और मेरा चेहरा छुआ तो बिल्कुल ठंडा पड़। अपनी माँ को प्लेन में घुमाती है, इतना पैसा कहाँ से लाती है? ये घर पे इतना पैसा लगा रही है, क्या इसे पूरी जिंदगी इसी घर में रहना है? गाड़ी खरीदनी थी तो सस्ती खरीद लेती, इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीदी? मेरा एक सवाल है, क्या ये सब काम अगर एक लड़का अपने परिवार के लिए कर रहा होता तो क्या तब भी आप उससे यही क्वेश्चन पूछते? आज मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि मैम आप हमारी इंस्पिरेशन हो, कभी डल मत हुआ करो, क्योंकि अगर आप डल हो जाते हो तो हमारा इंस्पिरेशन लो हो जाता है। लेकिन इस लोहे को बनने में ये 2-4 दिन का समय नहीं लगा, बहुत समय लगा ऐसा बनने के लिए और आपको इंस्पायर करने के लिए। मेरा नाम है आंचल शर्मा। मैं पिछले 11 साल से गवर्नमेंट बैंक के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। प्रयागराज के रहने वाले हैं और एक बात कहीं तो देखो, एक बेटी का और एक फादर का जो रिश्ता होता है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो मेरा ये रिश्ता कुछ 2008 के समय में टूट गया। क्यों? क्योंकि बचपन हमारा बहुत अच्छा बीता था, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी। 2008 में 15 सितंबर को माय फादर लेफ्ट दिस वर्ल्ड। उस समय बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने बोला हम हैं ना, कोई परेशानी नहीं होगी, हम हैं ना, हम हमेशा खड़े रहेंगे। और वो बहुत क्लोज लोग थे। लेकिन ये बीतते समय के साथ ये हम हैं कहाँ गुम हो गए आज तक नहीं पता चला। उस समय में जब ऐसा लगता था कि बच्चे या कजिन्स अपने पेरेंट्स से बोल बोल के सामान ले लेते हैं, चाची या और भी लोग हैं तो वो अपने हस्बैंड से बोलकर सामान ले लेती हैं, वहां पर मम्मी किससे बोलेगी? या मेरे भाई बहन जो मुझसे 4 साल छोटे हैं, 1 साल छोटे, वो किससे बोलने जाएंगे? उस समय पर पापा ने पता नहीं क्यों जाने से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट बोली थी मेरी दादी के सामने बैठकर कि मैं चला भी जाऊंगा ना तो मुझे गम नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। और वो बेटा आज आपके सामने खड़ा हुआ है। ऐसी चीजों के साथ डील करते करते एक उस समय जुनून बन गया था कि पैसा कमाना है, एंड दैट्स द ओनली मोटिव कि पैसा कमाना है। कभी मेरे भाई बहन या मेरी माँ को किसी के आगे बोलना ना पड़े कि मुझे ये चाहिए, या फिर उनको बोलने से पहले कैसे वो चीज़ उनके लिए पूरी कर दी जाए। इस जद्दोजहद में लगते लगते 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे। 600-800 रुपए लेकर छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। जब पापा गुजरे थे तब 10th के एग्जाम्स थे और 10th के एग्जाम्स में एक चीज़ की प्रॉब्लम थी कि उस रिचुअल के टाइम में, उस 13 दिन के समय में जब मेरा एग्जाम भी है और इतनी क्लोज चीज़ जो मेरी जीवन की थी वो चली गई, इसमें क्या करूँ, एग्जाम दूँ या रो? उस समय में मेरी माँ जो इस सब चीज़ों को डील कर रही थी, उस समय उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर एक स्टेटमेंट बोली थी, बेटा आज पापा जिंदा होते तो क्या तुम एग्जाम देने नहीं जाती? और जब मेरी माँ ने ऐसा बोला और अपने बच्चों को कमरे के अंदर बंद किया था कि वो पढ़ाई कर लें और वो लोगों की बात ना सुने, क्योंकि उस समय लोग बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, तो उस माँ को वैसे देखकर पढ़ना जरूरी था, आगे बढ़ना जरूरी था। और आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन। मेरी बहन का भी पेपर था, उसने भी एग्जाम दिया। मेरा भाई उस समय सिर्फ 7-8 साल का था, तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करना कि वो बेटा सब कुछ संभाल लेगा नहीं था। इन सब से लड़ते लड़ते स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जिसका आर्टिकल एक न्यूज़पेपर से देखा था। क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सेकेंड ईयर में थे, इसलिए 6000 की नौकरी मिली थी। और उस 6000 की नौकरी में सोचते थे कि जो हो सकता है एटलीस्ट उतना पूरा करके देंगे, अपने लिए कुछ रोक लेंगे, नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों और माँ के लिए सब कुछ करेंगे। इस जर्नी में जब आगे बढ़े तो सोचा कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। और महिंद्रास कोचिंग आप लोगों ने अगर सुना होगा तो वहाँ पर मैंने अपनी कोचिंग लेनी स्टार्ट करी थी। वहाँ जो मेरी टीचर थी, उनके क्वेश्चंस का जवाब जब हम देते थे तो उन्होंने ये देखा कि 2-3 महीने के समय में इसने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। उन्होंने अच्छा समझ के ये कहा कि आप यहाँ पढ़ाना क्यों नहीं लग जाते,
तब तक हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो स्कूल में सुबह पढ़ाते थे और शाम को आते थे खुद पढ़ने के लिए। कॉन्फिडेंस भी नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, और क्योंकि वो रीजनल ब्रांच थी और वहाँ पे एक एक क्लास में 2-2, 250-250 बच्चे बैठते थे कि इतने सारे बच्चों के सामने कैसे बैठेंगे। वहाँ एक एरिया मैनेजर थे, उन्होंने कहा एक बार तुम डेमो क्लास लेके देखो, हो सकता है तुमसे हो जाए। और देयरफॉर आई डिड दैट। हमने वो क्लास ली और वो क्लास लेने के बाद मेरे को जितना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर नहीं था, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको मेरे ऊपर था। और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ से मेरी पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई। लेकिन वो भी पढ़ाने की जर्नी ना पैसा ओरिएंटेड थी कि मेरे को पैसा कमाना है, क्योंकि मेरी फैमिली है अभी। अब उस जर्नी में पैसा कमाते कमाते 4-5 महीने बाद कुछ ऐसा समय आया जब एक बच्ची मेरे पास रोते रोते आई थी, ये बोल के कि मैम अगर इस साल मैंने सिलेक्शन नहीं लिया तो मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। ऐसे कई सारे, एक दो नहीं, कई सारे इंसिडेंट हुए जहां पर लड़कियां इस चीज के लिए परेशान थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 23-24 साल की हूँ, मेरी शादी करा दी जाएगी। तो बस मन में ये आया कि यार कोई तो इस चीज को चेंज करेगा ना, हमेशा थोड़ी ऐसे ही चलता रहेगा। तो तब से ये पैसा कमाने का जो माइंडसेट था वो चेंज होकर पैशन में बदल गया। तो बहुत गर्व महसूस होता था उस टाइम पर। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। 3-4 महीने तक पढ़ाते पढ़ाते लगातार 12-12 घंटे क्लासेस चल रही थी। खाना भी ऐसे खाते थे कि 15 मिनट खा लिया, 2 क्लास ले ली, फिर 15 मिनट का ब्रेक मिला, उसमें 15 मिनट में आधा खाना फिर खाया, क्योंकि बच्चों के डाउट्स होते थे तो बाद में क्वेश्चंस भी पूछते थे इसलिए। इस दौरान एक दिन 3 महीने जब लगातार ये चला, तो ऑफिस से निकलते समय करीबन 7:30-8 बज रहा होगा, और इस समय में ट्रैफिक लाइट्स या बोले कि जो ट्रक्स होती हैं वो जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा चलती है। मेरा घर नेशनल हाईवे पे ही है, तो जीटी रोड पे ट्रक्स चलती हैं इस टाइम पर। और जब हम स्कूटी चला रहे थे तो वो ट्रक्स की लाइट जो इतनी बड़ी बड़ी होती है वो टॉर्च की लाइट के जितनी दिखने लग गई, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो टॉर्च की लाइट भी बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई, और स्कूटी चलाते चलाते मेरी आंखें सामने से सब कुछ ब्लैक हो गया। अनकॉन्शियस हुए तो मुझे लगा कि शायद मैं स्कूटी में स्टैंड लगाकर खड़े हो सकती हूँ या फिर एटलीस्ट बैठ तो सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने स्टैंड लगा दिया है, लेकिन जैसे ही हम स्कूटी से ऐसे बाहर निकले, पहले अनकॉन्शियस होकर मैं गिरी हूँ और फिर उसके बाद मेरी स्कूटी मेरे पेट के अंदर गिरी है। उसका हैंडल लगा, बाहर से तो कोई चोट नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई बाहर से, तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ इतना बड़ा चीज हुआ होगा। लेकिन वही है ना, सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता है कि अभी तुम्हारे पास लोग हैं टेक केयर करने के लिए, तुम मर नहीं सकती। तो इस वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। कैसे भी करके स्कूटी उठाई, और जब स्कूटी उठाकर उस पर बैठे हैं तो एक साथ ऐसे लगा कि 1000 पिंस किसी ने पेट में चुभा दिए, इतना दर्द था एक साथ। उतनी देर में आई डोंट नो कैसे अपने आप को बजरंगबली का नाम लेते लेते सीधे 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 ले जाकर घर पे जाके गाड़ी रोकी। मेरे से स्टैंड नहीं लगा, गाड़ी फेंक दी स्कूटी और अंदर गए। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा देखा, पूरा वाइट था, और मेरा चेहरा छुआ तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। हम मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ है, हमने कहा कुछ नहीं पता, बस पेट में दर्द हो रहा है, स्कूटी के हैंडल से लग गई है, डॉक्टर के पास ले चलो। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे थे तब तक बेहोश हो चुके थे, लिप्स पूरे ब्लू हो चुके थे, जबान ठंडी थी, पूरा शरीर ठंडा था, सांस नहीं आ रही थी। उस समय सांस ऐसे आ रही थी जैसे हिचकियाँ आ रही है। और डॉक्टर ने जब देखा था तो उन्होंने बोला था मैं गारंटी नहीं देता कि ये मैं इसको बचा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करते हैं। ऑपरेशन हुआ उसी रात को 1 घंटे के अंदर अंदर, और होश आने तक का उन्होंने बोला था कि अगर होश आ गया तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ कह नहीं सकता। आईसीयू में थे, 2.5 दिन बाद होश आया था। और उस समय में जो मेरी स्ट्रेंथ थे, मेरे दादाजी, मेरी मम्मी, मेरे नाना जी, उन लोगों को जिनको हम बहुत स्ट्रांग समझते थे, उनको रोते हुए देखा था। हॉस्पिटल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि बच्चों को क्लास में बता दिया गया था कि मैम अभी नहीं पढ़ा पाएंगी। और वहाँ पर ऐसा लगा था कि क्या हो गया मेरे साथ ये, और लगा कि शायद अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे आईसीयू में लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन मास्क हट रहा है तो सांस नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा है, बाईपाप मास्क लगा रहे हो जबरदस्ती एयर अंदर भेजने के लिए। बट रोते रोते मेरी मम्मी मेरे को खाना खिलाती थी, और 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद, 20 दिन प्राइवेट वार्ड में रहने के बाद आई केम आउट ऑफ इट। 3 महीने का मेरा बेड रेस्ट था। मुझे लगा जॉब चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता, कैसे आगे सपोर्ट करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू महिंद्रास कि उन्होंने वापस से मुझे
रखा जॉब पर। बस ये था कि वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी तो देहरादून ब्रांच जाना पड़ा। अब घर से कभी अलग नहीं हुए थे, कभी भी। और देहरादून जाने का मतलब कि वहाँ अकेले रहना है, अकेले सब कुछ करना है। जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे अकेले रहे भी हैं, अकेले सब कुछ मैनेज भी किया है। देहरादून से लखनऊ भी गए। लखनऊ में रहने के टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि 17,000 20,000 की सैलरी में रेंट भी दे दो, खाने का भी ले आओ, घर पे भी दे दो। और ऐसा दिन भी आता था मंथ एंड होते होते तक कि जब खाने को कुछ नहीं बचता था तो घर से नहीं बोलना, घर को नहीं बताना, बस नमकीन खाओ, पानी पियो और सो जाओ। ज्यादा गर्मी लग रही है, एसी कूलर का पैसा नहीं है, तो चद्दर पे पानी के छींटे मारो और चद्दर ओढ़ो, पंखा फुल पे करके सो जाओ। तो ऐसी चीजें भी करी हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ लड़की नहीं, हर एक लड़का जो अपने घर से बाहर निकलता है ना, अपने घर के लिए पैसा कमाने के लिए, वो हर बच्चा नहीं बोल पाता अपने घर पे, लेकिन वो करता रहता है ये सब चीजें और कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, सिर्फ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि मुझको टेक केयर करना है मेरे पीछे रहने वाले लोगों के लिए। इसके बाद एक अड्डा 24/7 का नाम आपने सुना होगा, बैंकर्स अड्डा के नाम से पहले वो जाने जाते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिजिटल विंग स्टार्ट करना था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस इनको स्टार्ट करनी थी। तो इन्होंने मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी रखी और इस अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक, मुझे लगा कि ये ताकत आ रही है कि अभी तक तो हम लिमिटेड 300 350 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ा पाएंगे बहुत सारे बच्चों को एक साथ। ऑनलाइन क्लास जब होगी ना, तो मैं सिर्फ प्रयागराज में, सिर्फ लखनऊ या सिर्फ देहरादून में नहीं, पूरे इंडिया में बच्चों को पढ़ा रही होंगी, जो मेरा पैशन अब तक बन चुका है। वो जॉब अपॉर्चुनिटी लेने के बाद हमने अपने जॉब को स्टार्ट किया। 5 6 7 बच्चों से लेकर 10-20 हजार बच्चे एक साथ एक एक क्लास में आते थे। और वहां जब हम पढ़ाते थे तो लगता था कि हाँ, कि बहुत सारी लोगों को चेंज कर सकते हैं। हर, जैसे ही आपको पता है बैंकिंग का जो शेड्यूल होता है ना, हर 6 महीने में एग्जाम आता है, और हर 6 महीने में एक खुशखबरी आती थी कि मैम मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, मैम मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। और इन सब चीजों में मैं बहुत प्राउड होकर ये बात बोल सकती हूँ कि जिस जिस सिटी में हम जाते हैं, अगर हम किसी गवर्नमेंट ब्रांच में, गवर्नमेंट बैंक के ब्रांच में चले जाते हैं, तो मुझे वहां पढ़ाया हुआ अपना बच्चा जरूर मिल जाता है। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कोविड आया। एंड आई थिंक कोविड ने कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जहां पर अपना इफेक्ट ना दिखाया हो। सेम गोज विद ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। जब ये कोविड का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तो एग्जाम्स नहीं आ रहे थे, और जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग पे सारी कंपनीज आ गई थी, और इसकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। जॉब गई तो सर पे एक टेंशन आ गई कि कैसे सब चीज मैनेज होगी, इतनी सारी चीजें जो सर पे ले रखी है वो सब कैसे मैनेज करेंगे। इन सब चीजों को सोच सोच कर डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो गए। एंड देन 3 मंथ्स ऐसा हुआ कि हर रोज 7-7 बार इनहेलर्स लेते थे ताकि इससे बाहर निकल सके, क्योंकि सांस नहीं आती थी, इतना ज्यादा सोचने लग गए थे। इससे बाहर निकलने के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक एडटेक कंपनी को ज्वाइन किया, और ये एडटेक कंपनी ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर ऑफ कोर्स एज ज़्यादा हो रही थी, तो घर से थोड़ा सा प्रेशर आया कि आप शादी कर लीजिए। और शादी करने का फैसला तब मैंने लिया कि चलो ठीक है, अब एज हो चुकी है, आई शुड डू इट। ऑल्दो एज हो चुकी है शुड नॉट बी द एजेंडा, बट क्योंकि घर से आ रहा था तो ये करना था। अब शादी जैसे हुई हमारी, तो कोर्टशिप पीरियड का टाइम होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे लोग, सब कुछ। बट व्हाट हैपेंस इज सडनली चीजें चेंज हुई। शादी के बाद चीजें बदल गई, नहीं पता क्या, इसके बारे में एग्जैक्टली आई वोंट से मच, बट बहुत सारी चीजें चेंज हुई। और फिर ये समझ में आया कि देयर इज अ मेंटल अब्यूज हियर। क्यों? बहुत टाइम से जब आप इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हो, आप एक सपोर्टिंग फैक्टर कहीं पे बन जाते हो ना, तो आप, हमें नहीं लगता कि आपको कोई बांध के रख सकता है। एंड बांध के एज इन कि ये मत करो, ऐसे भी मत करो, ऐसे भी मत करो, बिकॉज यू हैव टेकन योर लाइफ डिसीजंस बाय योरसेल्फ। तो ये मेंटल अब्यूज नहीं झेल पाए, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हुई कि आप अपनी फैमिली से नहीं मिलोगे, आपके फैमिली के लोग आपसे मिलने नहीं आएंगे, आपकी सैलरी अकाउंट में मैनेज करूंगा, फंक्शंस में अलाउड नहीं होगा जाना, या फिर मैं जब बोलूंगा तब जाओगे। तो एनीवे, ये सब चीजें समझ के ये समझ में आ गया कि ऐसे नहीं रहा जा सकता। एंड अगेन आई पुश माई सेल्फ टू दैट एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाला पॉइंट, अगर ऐसा होता रहा तो। सो मैंने बस सिर्फ अपनी मदर से बात करी एंड आई केम आउट ऑफ इट। मैंने बस इतना बोला कि मैं उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसे चीजें नहीं चल पाएंगी।
एंड अगेन देखो, लाइफ में क्या होता है ना कि प्रॉब्लम एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को इतना अंदर कर ले कि हम सोसाइटी में जाके अपना खुद का चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे, या तो हम इन सब चीजों से ओवरकम करके सबको चेहरा दिखा के और एक करारा जवाब भी दे सकते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि मैंने उसके बाद क्या किया, मैं उससे बाहर कैसे निकला। मेरे हिसाब से 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम अभी तक पढ़ा चुके हैं, और 10 लाख स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन की नंबर आज मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। शायद वो 7-8 साल बाद पहले सिलेक्शन हुआ होगा उनका, लेकिन 7-8 साल बाद भी वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और वो आज भी मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करते रहते हैं। जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आती है, दे स्टिल टॉक टू मी। एंड लास्टली आई वुड से वन थिंग, हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में चल रही है ना, तो एक ये छोटा सा सर्कल है, और इसके आउटर सर्कल में बहुत कुछ चलता रहता है। इसके आउटर सर्कल में लोग ये भी कहेंगे कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, ये भी कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। बहुत टोकने वाले जो 4 लोग होते हैं ना, बहुत आते हैं, लेकिन क्या इनको तुम कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल हमारी इस मुट्ठी के अंदर वाले लोग कर सकते हैं, और ये जो मुट्ठी के अंदर लोग हैं ना, ये आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ये वो लोग हैं, और इनके सुनने में आना है, इनके अकॉर्डिंग चीजें करनी है, इनको देखते हुए और इनकी रिस्पेक्ट के लिए चीजें करनी है, क्योंकि इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं कर सकते। ये जो मेरी पूरी जर्नी है, इस जर्नी में आई वुड से 3 लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और उनको मैं हमेशा अपनी जिंदगी भर थैंक यू बोलती रहूंगी। पहली मेरी माँ, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, उस पहली पोजीशन से लेकर आज तक भी। दूसरी मेरी बहन, जिसने अभी इस सेशन से पहले भी मेरे को मैसेज किया कि शो योर चार्म एज यू ऑलवेज डू। और लास्टली देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने शायद जॉब स्टार्ट होने से पहले से लेकर आज तक मेरी रीढ़ की हड्डी को लोहा बनाने का एक बहुत बड़ा श्रेय हम उसको देना चाहेंगे, एंड दैट इज उत्सव सिंह। एंड दिस इज वन पर्सन, आई डोंट थिंक हर किसी को एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना चाहिए जो कि आपको खराब सिचुएशन में भी ना आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। और इस मंच पे, जोश टॉक पे मेरे आने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेरी खुद की लाइफ में भी जब बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आया है, या कुछ ऐसा हुआ है कि लो फील कर रहे हैं, तो ये अपना एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहे हैं सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, जहां पर जो लोएस्ट भी लोग होंगे ना, वो ये सोचते हैं कि यार चलो उसकी लाइफ में भी तो वो चीज हो रही है ना जो मेरी लाइफ में हुई है, वो कैसे डील कर रहा है, तो ये स्टोरी हमें कौन पहुंचा रहा है? जोश टॉक्स। एंड आई थिंक बहुत सारा इंस्पिरेशन इन्होंने हमें दिया है, ऐसे लोगों को कवर करके, ऐसे लोगों की स्टोरी हमारे सामने लाकर, जो कि हम कनेक्ट कर पाए और हम प्रॉब्लम से डील करने की सिचुएशन से बाहर निकल पाए। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, आई एम रियली थैंकफुल जो भी काम आप लोग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज टास्क जो हर कोई अपने सर नहीं लेता, लेकिन आपने लिया है, तो आई एम रियली थैंकफुल।